साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, 12th के बाद आपको कौन सा कोर्स करना होगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिससे आप साइंटिस्ट बन सकते हो। आज की वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, हर तरीका बता दूंगी जिससे आप साइंटिस्ट बन सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, जिसे आप जानते हो, जो अलग अलग चीज़ों की खोजबीन करते हैं। किसी ने तो ढूंढा होगा ना कि वैक्सीन होती है, किसी ने तो दवाओं को ढूंढा होगा, किसी ने तो ढूंढा होगा कि ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, किसी ने तो ढूंढा होगा आपके बॉडी में कोशिकाएं होती हैं, किसी ने तो ढूंढा होगा कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है। ये सारी चीज़ें किसी न किसी की खोजबीन का नतीजा है। आज किसी ने तो बल्ब का आविष्कार किया होगा, किसी ने तो इलेक्ट्रिसिटी बनाई होगी, कोई तो ऐसा होगा जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए होंगे या नॉर्मल व्हीकल्स बनाए होंगे, कोई तो ऐसा होगा जिसने रेलगाड़ी चलाई होगी। ऐसे लोग क्या हैं? ऐसे लोग साइंटिस्ट कहलाते हैं। सो साइंटिस्ट आप कैसे बन सकते हो? और अगर आपकी कोई खोजबीन में मतलब रुचि है, आप किसी चीज़ की खोजबीन या तो कर चुके हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने एकेडमिक्स के दौरान ही कोई रिसर्च कर देते हैं। हमारे इंडिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की कमी नहीं है। सो उसे आप दुनिया के सामने कैसे लाओगे, ये सारे तरीके हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पहले जनरल प्रोसेस बताऊंगी कि साइंटिस्ट बनने की क्या प्रोसेस है। फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, जो कि मतलब पहले कोई खोजबीन कर चुके हैं, वो कैसे अपने चीज़ों को पब्लिश करें, कैसे मतलब उसका क्रेडिट लें, ये सारी बातें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इतना बता देती हूँ कि बेसिक स्टेप क्या है साइंटिस्ट बनने के। ठीक है, मैं टोटल 4 स्टेप आपको बताने वाली हूँ। 4 तरीके, 12 के बाद 4 तरीके हैं मेजरली, जिनके थ्रू आप आगे चल के साइंटिस्ट बन सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन में आप बीएससी करो या फिर बीएस कोर्स करो या फिर आप बीटेक कोर्स करो। जो भी ऐसे ग्रेजुएशन के कोर्स हैं जो कि साइंस के फील्ड से होता है, यानी मैथ या बायोलॉजी से रिलेटेड है कोर्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, या बायोलॉजी का कोई भी स्ट्रीम है, मैथ का कोई भी स्ट्रीम है, फिजिक्स का कोई भी स्ट्रीम है, वो सारे लोग जिसे आप साइंस कहते हो। साइंस से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स हो, आप सब लोग आगे चल के साइंटिस्ट बनने के लिए एलिजिबल हो। साइंस से आपको ग्रेजुएशन करना है, चाहे वो बीटेक हो, बीएससी हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में हो। दूसरी बात, आगे चल करके आपको क्या करना है, एमएससी करना है या एमटेक करना है। जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसी चीज़ से रिलेटेड आपको आगे चल के बीएससी, एमएससी या एमटेक करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको एग्ज़ाम दे करके पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। और पीएचडी जैसे आप कंप्लीट करते हो, आप साइंटिस्ट कहलाते हो। आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है, चाहे आप मैथ से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, बायोलॉजी हो, सब लोग डॉक्टर कहलाते हैं। कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे इस जर्नी में, मैं आपको बता देती हूँ। 12th पास करते ही नॉर्मल बीएससी करने के लिए ऑप्शन है सीयूटी यूजी का एग्जाम। सीयूटी यूजी के एग्जाम के थ्रू बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें आप डायरेक्टली जा सकते हो, जैसे कि बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, आपका जेएनयू हो गया। ये सारे क्या है, ये सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज माने जाते हैं। इसमें आपका एडमिशन होता है सीयूटी यूजी एग्जाम के थ्रू। सो 12th के बाद आप सीयूटी यूजी एग्जाम से या तो बीटेक कोर्स में चले जाओ या बीएससी कोर्स में चले जाओ। इनमें आप किसी भी स्ट्रीम से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब इंटरेस्ट जिसमें भी, आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, चाहे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जो भी आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, ये करने के बाद आगे चल के जब आप अपने फाइनल ईयर में होगे, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होगे, तो आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देने को मिलेगा। सीयूटी पीजी का एग्जाम देकर आप अगेन मास्टर्स कोर्स में जाओ, जैसे कि एमएससी और एमटेक कोर्स में जाओ। उसके बाद जब आप एमएससी या एमटेक के फाइनल ईयर में होगे, यानी सेकेंड ईयर में होगे, तो आपको नेट जेआरएफ या फिर डीबीटी या फिर आपका बार्क या फिर गेट, ये सारे एग्जाम्स का आपके पास ऑप्शन रहेगा। इन सारे एग्जाम्स में से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप उससे रिलेवेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी का कोर्स कर सकते हो। और अगर आपने नेट क्वालिफाई किया या आपने कोई भी जेआरएफ क्वालिफाई किया या फिर आपने गेट क्वालिफाई किया, तो उसमें आपको पीएचडी के दौरान 30,000 to 40,000 आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, मंथली मिलती है। मंथली आपकी 30,000 से 40,000 के बीच में इनकम रहती है। ठीक है, पीएचडी करने के दौरान
दौरान ही अगर आप ये तीनों में से कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो। जब आप पीएचडी कर रहे हो तो कई जगह पे आपको तभी से साइंटिफिक ऑफिसर का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि अगर आप बार्क से पीएचडी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको साइंटिफिक ऑफिसर बुलाया जाएगा, ठीक है। या फिर नॉर्मली हम रिसर्चर कहते हैं। रिसर्चर मतलब वैज्ञानिक का शुरुआती भाग रिसर्चर होता है, यानी किसी चीज़ में आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च करके बहुत आगे बढ़ गए, कई साल का एक्सपीरियंस हो गया तो फिर आप साइंटिस्ट कहलाने लगोगे। अपने पीएचडी में एडमिशन लिया तभी जान लो कि आप आगे चल के साइंटिस्ट बनने वाले हो, या फिर आप आगे चल के लेक्चरर भी बन सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट बनने का पूरा तरीका यही है। ये सबसे बेसिक तरीका है कि जो सब लोग फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप बीएससी में हो, एमएससी में हो, जो भी फील्ड में हो, आप सब लोग इस तरीकों को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जिसे मैं सबसे अव्वल तरीका कहूँगी, सबसे अच्छा तरीका कहूँगी, क्योंकि यहाँ से आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, यहाँ से आपको मतलब संभावनाएं है ना वो असीम मिलती हैं। क्या है वो तरीका? बताती हूँ। 12th के बाद आप या तो आप आइजर का एग्जाम दो जिसे आईआईटी के नाम से जाना जाता है, या तो आप नाइजर संस्था का एग्जाम दो जिसे नेस्ट के नाम से जाना जाता है। आइजर या नाइजर में आप जाओ, ये इंडिया के बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्पेशली आपको रिसर्चर बनाने की ही पूरी प्रक्रिया सिखाई जाती है 12th के बाद से ही। अगर आपने सोच रखा है अपने मन में कि मुझे तो साइंटिस्ट ही बनना है, आइजर नाइजर से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। 12th के जस्ट बाद आप आइजर आईआईटी का एग्जाम दो या फिर नाइजर नेस्ट का एग्जाम दो, या चाहो तो दोनों का एग्जाम दे दो, जिसमें सिलेक्शन हो जाए उसमें चले जाना, आपकी मर्जी है। दोनों में क्या फर्क होता है मैंने इस वीडियो में बता रखा है। और अगर नाइजर की आपको एकदम डिटेल्ड वीडियो चाहिए, फुल डिटेल चाहिए, क्योंकि उसका फॉर्म आने वाला है, अनूप सर उस पर वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको नाइजर की फुल डिटेल चाहिए 2025 के लिए तो आप कॉमेंट कर देना, बहुत जल्द, मोस्ट प्रोबेबली आज ही आपको इस पर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आप कमेंट जरूर करना नाइजर नेस्ट, तो इस पे आपको आज ही वीडियो मिलने की पूरी संभावना है अगर आप कमेंट करते हो, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है साइंटिस्ट बनने के लिए। आप आइजर नाइजर में जाओ, मतलब दोनों में से एक ही में जा सकते हैं, पर जिसमें भी आपका मौका लगे उसमें आप जाओ, ठीक है। इसमें जाने से क्या होगा, इसमें 12th के बाद जाने से आपको BS-MS इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाएगा, या फिर इसे आप BSc-MSc इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। यानी कि BSc-MSc आपका साथ में पूरा होगा और इस दौरान आपको रिसर्च का इतना एक्सपीरियंस दिया जाएगा, इतना आपको सिखाया जाएगा कि इसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे भी आप PhD में ज्वाइन हो सकते हो और बार्क जैसी अच्छी संस्थाओं में आप जॉब कर सकते हो। आपकी वहाँ सैलरी भी अच्छी खासी होती है, 80,000 रुपये तो आपको पढ़ने के भी मिलते हैं इसमें, ठीक है। पढ़ने के दौरान भी 80,000 तक स्कॉलरशिप मिलती है नाइजर में, ठीक है। और जब आप पास आउट करके जाते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपको PhD की स्कॉलरशिप्स मिलती है, साइंटिफिक ऑफिसर की सैलरी मिलती है आपको। ऐसे आपको कई अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो बेस्ट आपके लिए आइजर नाइजर संस्थाएं ही रहेंगी 12th के जस्ट बाद, ठीक है। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि मान लो आप 12th पास आउट कर चुके थे, अभी आप BSc कर रहे हो और आप सोच रहे हो अरे अब तो हम आइजर नाइजर में नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे जगह से साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपके पास क्या तरीके हैं? तो आपके पास ये तरीका है कि आप BSc नॉर्मल जगह से कर लिए, कोई बात नहीं। आगे चल करके BSc के जब आपका फाइनल ईयर हो तो आप IIT जैम या फिर गेट का एग्जाम दो। गेट थोड़ा सा टफ पड़ेगा, IIT जैम आपको इजी पड़ेगा। IIT जैम अलग अलग सब्जेक्ट से होता है। जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन मैथ से किया तो IIT जैम MA आपको देना होगा, यानी सिर्फ मैथ्स आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो IIT जैम BT आपका देना होगा, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। IIT जैम में बायोलॉजी का और कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। उसके बाद मान लो आपने केमिस्ट्री से किया है तो IIT जैम केमिस्ट्री आप दे सकते हो। आपको जो पसंद है, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर दिया है, फाइनल ईयर में आपके जो सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट से आप दे सकते हो IIT जैम। मान लेते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों था तो आप बायोटेक्नोलॉजी वाला भी दे सकते हो, केमिस्ट्री वाला भी दे सकते हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। IIT जैम का आप एग्जाम दो। जैसे ही एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा, IIT जैसी संस्थाओं से आपको MSc या MTech करने का मौका मिलेगा। MSc MTech अगर आप IIT से करते हो तो आगे चल करके फिर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी खुल जाती है PhD करने की, साइंटिस्ट बनने की। जैसे कि आइजर नाइजर में अपॉर्चुनिटी खुल रही थी, वैसे ही IIT से अगर आप MSc या MTech करते हो तो आगे आपके साइंटिफिक फील्ड में जाने के और अच्छे पोजीशंस पे जाने के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। क्योंकि आप जब अच्छी संस्थाओं से कोई चीज़ करते हो तो आपको पता चलता है कि आगे करना क्या है, आगे क्या संभावनाएं हैं, आपको वहाँ से पता चलता है, ठीक है।
अच्छा, ये हो गया तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका की हम बात कर लेते हैं। चौथा एंड लास्ट तरीका ये है कि आपने मान लेते हैं किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया, जैसे कि मेडिकल फील्ड में आपने ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीबीएस कर लिया या बीडीएस कर लिया या बीएससी नर्सिंग कर लिया, बी फार्मा कर लिया, बीएमएलटी, जो भी आपने मतलब मेडिकल फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है। सो ग्रेजुएशन करने के बाद आप आगे फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन करो, जैसे कि नीट यूजी से आपका एमबीबीएस में एडमिशन हुआ था, तो फिर एमबीबीएस के फाइनल ईयर में नीट पीजी दे करके आप एमडी या एमएस में एडमिशन लो। फिर चाहो तो आप डॉक्टर बन जाओ, नॉर्मल जो डॉक्टर काम करते हैं वो आप बन जाओ। लेकिन अगर आपका पैशन है कि आपको साइंटिस्ट ही बनना है, तो पीजी करने के बाद भी डायरेक्ट आप साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हो, साइंटिफिक ऑफिसर के लाइन में जा सकते हो नीट पीजी के बाद भी, ठीक है। अच्छा, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद डायरेक्ट भी रिक्रूटमेंट होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी डॉक्टर हो तो उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है। और जो मतलब लोअर लेवल के मेडिकल कोर्सेज है, जैसे कि आपने बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग कर रखा था, तो आगे चल के आप एमएससी नर्सिंग, फिर आप पीएचडी करोगे, तब जाके आप उस पोस्ट पे पहुंचोगे, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो मैंने आपको बता दिए। कहने का मतलब इतना है कि ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद पीएचडी, ठीक है। ये 3 स्टेप आपके रहेंगे। ग्रेजुएशन जनरली 3 से 4 साल का होता है, एमबीबीएस वगैरह 5 साल के होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, हर पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है। इसके बाद जो पीएचडी का कोर्स होता है वो आपका 5 साल का होता है। आप पीएचडी में होते हुए भी आप कमा सकते हो। अगर आप नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो फिर आप पीएचडी में रहते हुए भी 30 से 40 हज़ार रुपए महीना कमा सकते हो। और अगर यहाँ पे टॉपर आप बन गए हो, मतलब पीएचडी में अगर आप टॉपर हो, तो लाखों रुपए महीना तक कमा सकते हो। इंस्पायर स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। इंस्पायर स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप मतलब शांति से रहो। और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आईआईटी जैम के थ्रू जा रहे हो या गेट बी के थ्रू जा रहे हो, तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप हर जगह मिल रही है आपको, ऐसा नहीं है कि आपकी कमाई नहीं हो रही है, कमाई अच्छी खासी हो रही है, अगर आप उस कोर्स के टॉप लेवल पे रहो तो। अगर आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, उसमें टॉप पे बने रहो, तो आपको स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी अमाउंट दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के बहुत सारे साल लग जा रहे हैं और आपकी कमाई नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक स्टेप थे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अपनी लाइफ में रिसर्च के फील्ड में। या तो वो रिसर्च कर चुके हैं, कोई ऐसी चीज़ खोज चुके हैं, वो सोच रहे हैं कि हम दुनिया के सामने कैसे लाएं, कोई हमारा चीज़ चुरा लेगा, या फिर हम अपना कॉपीराइट रखना चाहते हैं कि ये हमने खोजा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब रिसर्च पेपर होते हैं। आप अपना रिसर्च पेपर छपवा सकते हो। आप पता करो कैसे रिसर्च पेपर छापा जाता है। हालांकि इन सब पे एक मतलब बहुत डिटेल वीडियो बन सकती है, पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। क्योंकि कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया था, आई डोंट नो सही या गलत कैसा उसने कांटेक्ट किया था, कि उसने सच में कुछ खोजा है या नहीं खोजा है, वी डोंट नो। हमें हमेशा मतलब बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट करते रहते हैं। सो हर बच्चे की बात को हम थोड़ा सीरियसली लेते हैं। कोई मजाक भी करे तो भी हम मतलब उसे मजाक में नहीं लेते, हम उसे सीरियस ही लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा वास्तव में सीरियस हो। तो मतलब किसी की अपॉर्चुनिटी हम ब्रेक नहीं करना चाहते। सो एक स्टूडेंट ने सर के पास कांटेक्ट किया और उसने कहा कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ खोज निकाल रही है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने से रिलेटेड, जो आज तक किसी ने नहीं खोजा, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कोई नहीं बना सकता। सो हम लोग भी बहुत मतलब आश्चर्यचकित हुए कि अच्छा ऐसी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। पर वो स्टूडेंट था कि उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि हम कहाँ जाके अपना ये चीज़ बताएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर मान लो हम बता दें तो कोई इसे अपना बना लेगा और फिर हमारा कॉपीराइट चला जाएगा, हमने खोज किया, हमने इतनी मेहनत की, तो हमारा नाम नहीं होगा। सो इसके लिए पूरा तरीका है बच्चों। क्या तरीका है मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने कोई ऐसी खोज कर ली है तो आप अपना रिसर्च पेपर छपवा सकते हो। रिसर्च पेपर बहुत अच्छे मतलब वेबसाइट्स है जिन पे आप छपवा सकते हो, जैसे कि गूगल स्कॉलर पे सारे रिसर्च पेपर आपको मिलते हैं। पबमेड भी एक वेबसाइट है जिस पे आपको सारे रिसर्च पेपर्स मिलते हैं। तो इन जगह आप अपना रिसर्च पेपर छपवा सकते हो, ठीक है। रिसर्च पेपर में अपना नाम दे सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट में आओ। उस यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के प्रोफेसर्स हैं, आप उनके कांटेक्ट में आओ। कैसे कांटेक्ट करोगे? या तो ईमेल आईडी से। किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे आप जाओगे तो जो भी वहाँ के फेमस टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज होती हैं, उनकी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दिया होता है। उनकी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट करो। खासकर आईआईटी जैसे संस्थाओं में या फिर आप एम्स जैसी संस्थाओं में कांटेक्ट करो, जिससे रिलेटेड आपका सर्च है, ठीक है। उसमें कांटेक्ट करो। जो भी मतलब प्रोफेसर उस फील्ड से रिलेटेड है उनको कांटेक्ट करो और बताओ कि हमारी ऐसी ऐसी कुछ खोज है जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो वो आपको जो
साइंटिफिक सम्मेलन होते हैं, वैज्ञानिक सम्मेलन होते हैं, उसमें आपको ले जाया जा सकता है। तीसरा, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की भी ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो मतलब यंग साइंटिस्ट को प्रमोट करती हैं। आप उन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे रजिस्टर कर सकते हो और जो सरकारी वैज्ञानिक सम्मेलन होते हैं उसमें आप जा सकते हो और अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर सकते हो। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको हमें बताने की ज़रूरत है, ना किसी और को बताने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली इन जगहों पर पार्टिसिपेट करो और वहाँ पर अपना पूरा प्रदर्शन करो कि हमने ऐसे ऐसे किया है, वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें बताओ। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मतलब अब पहले की तरह नहीं है कि आपने कुछ खोज किया तो आपका नाम कोई दूसरा ले लेगा। अब आपको बस होशियारी से काम लेना है। आप गूगल पे या जो भी वेबसाइट्स हैं उन पे सर्च करो कि कैसे हम अपना रिसर्च पेपर छपवाएं या कैसे सम्मेलनों में भाग लें, सिर्फ जो भी सम्मेलन हो रहा है उसमें कैसे भाग लें, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को कैसे कॉन्टैक्ट करें, ये सब काम आप करो। ठीक है, आपको किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, सो ये पर्टिकुलरली थोड़ा एक्सटेंड मैंने उसी स्टूडेंट के लिए कहा क्योंकि उसने 2-4 बार अनूप सर के पास फ़ोन किया था और उस टाइम हमें भी इसका नॉलेज नहीं था। हमने इसके बारे में अपने प्रोफेसर से पूछा, अपने टीचर से पूछा, तो उन्होंने हमें जो बताया वो हमने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम। बाय, टेक केयर।